ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, दोनों इसको बोला जाता है। कुछ लोगों ने स्ट्रक्चर के कुछ सब्जेक्ट पढ़े भी है, जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन, जिनको हम स्ट्रक्चर पोर्शन, मतलब सिविल इंजीनियरिंग को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक तो प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसका मेन सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, हो गए सेटल सब लोग? तो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में जो बेसिक डेफिनेशन है रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट्स, वो हम देखेंगे, है ना। और जिन लोगों ने स्टील पढ़ी हुई है या आरसीसी पढ़ी हुई है तो उनको पता है वो डेफिनेशंस, तो उनका मेरा ऐसा रहेगा कि उनका पार्टिसिपेशन हो, वो बताए मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर करके एक वर्ड आ रहा है, एक एनालिसिस आ रहा है, तो हम पहले सबसे पहले यही देखते हैं कि इनका क्या मतलब है, और फिर उसी के बेसिस पे हम आगे की तरफ चलेंगे। तो पहले किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बेसिक समझा जाता है अच्छे से, वही मेन होता है। जैसे फाउंडेशन जो है आपका वो स्ट्रोंग हो जाएगा, तो फिर आगे जो भी चीजें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो इतने टफ नहीं लगेंगे। तो जो स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उसी में अगर यहाँ पर देखें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर एनालिसिस, हमारे पास ये सब्जेक्ट है, तो इसमें स्ट्रक्चर जो वर्ड है हम उसको देखेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर एक जनरलाइज वर्ड भी है, जैसे बोलते हैं ना कि बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ गया, तो वो तो एक जनरलाइज वर्ड है। स्ट्रक्चर आप ऐसे देख सकते हो, जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बोन्स को कनेक्ट कर हुई है, किसी भी अरेंजमेंट से बोन कनेक्टेड है और उससे वो एक बॉडी स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, उसकी अलग यूटिलिटी है। उसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में भी स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, और उनकी अपने हिसाब से अलग यूटिलिटी होती है। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें बोन्स को कनेक्ट करके आपने स्ट्रक्चर जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, उसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर कुछ जो अब ये जो कनेक्ट होते हैं अलग अलग पोर्शन, इनको बोला जाता है कंपोनेंट्स। तो कुछ कंपोनेंट्स को जोड़ करके एक ढांचा बना दिया, स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं हम कि हमने एक ढांचा बनाया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एक कंपोनेंट्स की असेंबली होती है। अब वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो आप सबने एवरीडे लाइफ में देखा होगा, आप सब लोग ग्रेजुएट हो, तो सिविल इंजीनियरिंग के केस में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं अभी, या फिर आप जो इस क्लास में बैठे हो तो ये भी एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स आपके विजिबल है। तो क्या क्या कंपोनेंट्स है? कॉलम है, पीछे कॉलम है, ये बीम है। जो वर्टिकल एलिमेंट्स है वो कॉलम होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो हमारे लिए बीम होते हैं। और जो बीम्स की फ्रेमिंग के बीच में हम स्लैब लगा देते हैं, मतलब पहले बीम कॉलम का फ्रेम बनता है, फिर उसके बीच में हम क्या कर देते हैं, स्लैब। ठीक है, तो वो भी एक स्ट्रक्चर कंपोनेंट है। ठीक है, और कॉलम का लोड अल्टीमेटली फाउंडेशन में, फुटिंग में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी एक स्ट्रक्चर कंपोनेंट है। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट जो लोड को रेजिस्ट करेंगे, मतलब लोड लगाएंगे तो उनका पार्टिसिपेशन रहेगा उसको रेजिस्ट करने में। और एक होते हैं नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, कि उनका लोड को रेजिस्ट करने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, उसका भी एग्जांपल आप इस क्लास में देख सकते हो, जैसे पार्टीशन हो रखा है, ये वाला जो ये बना हुआ पैनलिंग, ये नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसका लोड को रेजिस्ट करने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चलो ये तो बेसमेंट है, अगर यही चीज इससे ऊपर वाले फ्लोर पे होती तो हम जो हम पार्टीशन कर रहे हैं उसका लोड स्लैब पर जरूर आता, और वो लोड, उस लोड को फाउंडेशन को भी रेजिस्ट करना पड़ता। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को अगर वन लाइनर में डिफाइन कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ कंपोनेंट, उसके बाद में इसमें एक लाइन और जोड़नी पड़ती है, तब जाकर के उस स्ट्रक्चर का मीन निकलता है इन केस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स इन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि अगर आपने एक बार एक कंपोनेंट को कनेक्ट कर दिया तो वो अपनी पोजीशन पर से उठ करके कहीं दूसरी वाली पोजीशन पर नहीं जाएगा, ये हमारे लिए स्टेबिलिटी है। ठीक है, अनस्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मैंने एक बार बीम यहाँ कनेक्ट कर दिया तो अभी बीम यही है, ये यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, या फिर किसी एक जमीन पर आपने स्ट्रक्चर बना दिया तो वो अपनी पोजीशन से तब तक कहीं नहीं जाएगा जब तक आप एक्सटर्नल लोड से उसको ले जाके कोई, वो एक डिफरेंट कंडीशन है कि हमने स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर ही शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बट जब आपने एक कंपोनेंट को लगा दिया तो अपनी पोजीशन पे से हटके कहीं जा नहीं रहा है। तो सिविल इंजीनियरिंग के केस में जो भी स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उसी के लिए हम एनालिसिस करेंगे, अनस्टेबल स्ट्रक्चर की एनालिसिस हम नहीं करते हैं। तो स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ कंपोनेंट इन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये तो होगी वन लाइनर डेफिनेशन। ठीक है, अब बात आती है कि इसका क्या यूज है।
ठीक है, क्या फंक्शन है स्ट्रक्चर का? तो स्ट्रक्चर का फंक्शन ये है, जैसे आप खुद ही बता सकते हो, जैसे इस ऊपर वाली फ्लोर है अब ये जो बीम कॉलम है, इनका क्या काम है? इनका काम ये है कि इन बीम्स के बीच में जो छत आ रही है, जिसको हम स्लैब बोलते हैं, स्लैब के ऊपर लोग जो रहते हैं, इसके ऊपर जो लोग रहेंगे ऑक्यूपेंट से, तो उन सबका लोड स्लैब पर आएगा, स्लैब से वो बीम्स में जाएगा, बीम से वो कॉलम में, कॉलम से वो अल्टीमेटली फाउंडेशन में। ठीक है, तो मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज टू ट्रांसफर द लोड, मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज टू रेजिस्ट द लोड एंड ट्रांसफर देम, मतलब उस लोड को रेजिस्ट करेगी और अल्टीमेटली उनको ट्रांसफर कर देगी अप टू दी फाउंडेशन, और वो भी किस तरीके से? सेफ तरीके से। वो भी जरूरी है कि जो लोड ट्रांसफर होगा फाउंडेशन में वो कैसा होना चाहिए? सेफ। सेफ का मतलब फाउंडेशन से लोड ट्रांसफर करते समय जो सोइल है वो फेल नहीं हो जाए। ठीक है, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ के आए हो, ग्रेजुएशन में आगे पढ़ोगे, तो जो फाउंडेशन फेल होता है वो दो तरीके से फेल होता है, या तो सेटलमेंट में हम देखते हैं, या फिर उसका शेयर फेलियर। ठीक है, जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम नीचे किसी फाउंडेशन में लोड को ट्रांसफर कर रहा है। अब अगर वो सोइल फेल हो जाए उस फाउंडेशन के नीचे, या हमने फाउंडेशन की साइज कम रखी है और उसकी वजह से सोइल में ज्यादा प्रेशर आ गया, तो क्या होगा? कॉलम नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। ये सेटल होगा तो इससे करेक्टेड बीम्स वगैरह भी साथ में सेटल होंगे। वो सेटल होंगे तो उसके ऊपर जो भी फ्लोरिंग हो रखी है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, और उससे ऊपर वाली जो भी बीम कॉलम है वो सारे एक साथ सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा स्ट्रक्चर का जब तक वो सारे लोड को फाउंडेशन में अल्टीमेटली सेफली ट्रांसफर नहीं कर देगा। ठीक है तो जैसे मैंने जो चीजें बोली है इनको एक बार हम वैसे लिख के देखते हैं, कि जैसे ये सबसे बेसिक वाला अगर मैं बनाऊं इसमें जो हॉरिजॉन्टल वाले मेंबर हैं इनको हम बोल रहे हैं बीम्स। ये कॉलम है, इनके बीच में हमारी स्लैब आएगी। तो स्लैब से लोड बीम में जाएगा, बीम से कॉलम में, और कॉलम जो कनेक्ट होती है वो फाउंडेशन से कनेक्ट होती है, और फाउंडेशन उस लोड को सोइल में ट्रांसफर कर देगी, और उस सोइल, जिस सोइल में लोड ट्रांसफर किया जाता है उस सोइल को हम सपोर्टिंग सोइल बोलते हैं। ठीक है, उस सोइल को हम सपोर्टिंग सोइल बोलेंगे क्योंकि वो उसको क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है फिर मेन फंक्शन बोला कि ये स्ट्रक्चर लोड्स को रेजिस्ट करेगा और उनको ट्रांसफर कर देगा। तो वो जो लोड होते हैं वो लोड किस तरीके से लगते हैं उसका एक ब्रीफ देखते हैं। आगे जब आप डिजाइनिंग पढ़ते हो तो उसमें तो आप थोड़ा डिटेल में देखते हो कि कितने कितने टाइप के लोड है, किस कोड से मिलता है, उसकी क्या वैल्यूज है। ठीक है, तो जो लोड लगेंगे स्ट्रक्चर पे, लोड या तो अकेले लगेंगे या फिर उनके कॉम्बिनेशंस लगेंगे। कॉम्बिनेशंस के का मतलब यह है कि एक समय पर एक साथ एक से अधिक लोड लगना। ठीक है, तो सर्टेन टाइप ऑफ लोड या फिर उनके कॉम्बिनेशन को स्ट्रक्चर को रजिस्ट करना पड़ता है। तो कितने तरह के लोड लग सकते हैं? तो मेजरली 4 तरह के लोड हम यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं आगे देखो, सबसे पहला वाला लोड तो जो स्ट्रक्चर है उसको खुद के ही वेट को रेजिस्ट करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है सेल्फ वेट। ठीक है सेल्फ वेट जो आता है उसका दो कैटेगरी, एक तो डायरेक्शन के हिसाब से हम देखें तो वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में लग रहा है, वेट हमेशा का लगेगा ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो एक तो ग्रेविटी लोड की कैटेगरी में। दूसरा, उस लोड को हम डेड लोड में मानते हैं। डेड लोड का मतलब जो किसी भी स्ट्रक्चर का के कंपोनेंट का जो सेल्फ वेट है वो डेड लोड है। डेड लोड का मतलब वो लोड जिसका मैग्नीट्यूड और लोकेशन, मतलब जो मैग्नीट्यूड और लोकेशन समय के साथ में चेंज नहीं होगा, वो सारा क्या है? डेड लोड। वो नाम से पता चल रहा है डेड, मतलब एक बार लग गया तो वो वही लगा रहेगा। ठीक है, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, वो डेड लोड है। तो सबसे पहला वाला जो लोड है वो डेड लोड लिख देंगे हम इसको, जो अब ये जो डेड लोड है ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स का भी हो सकता है और नॉन स्ट्रक्चर का भी होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ पार्टीशन वॉल, ये तो चलो फाउंड, ये तो बेसमेंट है, यहाँ तो डायरेक्टली लोड जमीन में जा रहा है। इससे ऊपर वाले में अगर कोई, इससे ऊपर जो होगी उसको ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर में अगर कहीं पार्टीशन हो रखा है तो वो जो पार्टीशन है उसका वेट भी अल्टीमेटली स्ट्रक्चर को ही रेजिस्ट करना है। अब वो जो पार्टीशन है वो खुद नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, मतलब वो खुद लोड को रेजिस्ट
नहीं कर रहा, लेकिन उसके लोड को अल्टीमेटली पूरे स्ट्रक्चर को मिलकर के क्या करना है, रजिस्ट करना है। तो वो जहां लगा हुआ है वहां लोड आ जाएगा। जैसे स्लैब पे लगा हुआ है तो स्लैब पे उसका लोड आ रहा है, स्लैब अपना लोड किसको ट्रांसफर करती है बाद में, बीम्स को, बीम से कॉलम पे होते हैं वो रजिस्ट हो रहा है। तो दो तरह के डेड लोड होंगे, एक तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का वेट सेल्फ वेट होगा और एक नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का भी सेल्फ वेट होगा। इसी का ही अपोजिट टाइप का जो लोड आता है वो आता है लाइव लोड, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ऐसा लोड जिसका मैग्नीट्यूड और लोकेशन समय के साथ में चेंज होंगे, वो सारा हमारा क्या है, लाइव लोड। तो मैग्नीट्यूड और लोकेशन समय के साथ चेंज होने का एग्जांपल आप ब्रिजेस में देख सकते हो। जैसे ब्रिज है कोई सा, ये वाला टोंग फाटक वाला ब्रिज है, तो कुछ पीक आवर्स में ज्यादा ट्रैफिक होता है, कुछ टाइम में कम होता है। नाइट नाइट में अगर आप देखोगे लेट नाइट तो ट्रैफिक कम होगा, तो वो जो लोड है वो चेंज हो रहा है। या फिर आप कोई सा भी शॉपिंग मॉल का एग्जांपल ले सकते हो, वीकेंड्स पर ज्यादा लोग आते हैं, उसमें भी पीक आवर्स जो होंगे शाम को 6 से लेकर के 9-10 बजे तक ज्यादा लोग होंगे, उसके बाद में कम लोग होंगे, वीक डेज में कम होंगे, दिन में लोग कम होंगे, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्लास में आप देखो, इस क्लासरूम में इससे पहले जैसे 7 o'clock में कोई था ही नहीं, तो वेट ही नहीं था, लोग आ गए तो वेट बढ़ गया। ठीक है, तो टाइम के साथ में लोड की मैग्नीट्यूड और लोकेशन दोनों चेंज हो रहे हैं। तो वो हमारा लाइव लोड है। तो ये अल्टीमेटली ग्रेविटी लोड के कैटेगरी में आते हैं। अब जो लोड या तो अकेला लगेगा या फिर उनके कॉम्बिनेशंस लग सकते हैं। तो अभी आप देखोगे तो लाइव लोड और डेड लोड जनरली साथ में लगेंगे। जैसे सेल्फ वेट तो लग ही रहा है ना, हमेशा ही लग रहा है, और जब उसमें लोग आ जाएंगे, ऑक्यूपेंट्स आ जाएंगे, या ब्रिज बन गया, ब्रिज पे सेल्फ वेट तो लग ही रहा है, ब्रिज फंक्शनल हो गया, उसमें से गाड़ियां जाने लग गई, तो उसके साथ में लाइव लोड भी लगने लग गया। तो लोड अकेला लगता है या फिर उसका कॉम्बिनेशन लग जाता है, मतलब एक साथ एक समय पर एक से ज्यादा लोड। और एक और चीज, जो लाइव लोड है वो कहाँ लगेगा, मतलब उस पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में उस किस लोकेशन पे लाइव लोड रहेगा, स्लैब पर। भाई लोड कहाँ पर आएगा, स्लैब पर ही आएगा ना, ऑक्यूपेंट्स कहाँ रहेंगे, स्लैब पर। ठीक है, तो स्लैब को बोल की जगह इसको बोलते हैं ये एज ए फ्लोर लोड। इसकी जो क्वांटिटी दी जाती है ना वो एज ए फ्लोर लोड दी जाती है। फ्लोर का मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के एरिया पे इतना लोड लग रहा है। ठीक है। डेड लोड निकालने के लिए आपके पास में यूनिट वेट होना चाहिए उस मटेरियल का, फिर आप उसका वॉल्यूम निकाल लोगे तो यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करके आपको उसका वेट मिल जाएगा। दो लोड और है जो कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में नहीं लगेंगे, वो लगते हैं इस डायरेक्शन में, जिसको लेटरल डायरेक्शन बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें दो नाम आते हैं हमारे, एक तो आएगा विंड लोड, एक आएगा अर्थक्वेक। और ये हमारे इनको बोलते हैं लेटरल लोड। तो ये जो लेटरल लोड है, तो इन दोनों के साथ में, डेड लोड लाइव लोड के साथ में, इनमें से कोई एक लोड और लग जाएगा, तो तीन लोड्स का कॉम्बिनेशन बन गया। जैसे डेड लोड लग गया, लाइव लोड लगा हुआ है, और अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक लोड भी हो गया। लेकिन ये दोनों लोड कभी भी साइमल्टेनियसली साथ में नहीं लगते, मतलब इसके कुछ कारण है, वो डिजाइन में बहुत इलोबरेट तरीके से आप समझते हो, क्योंकि एक तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि जब अर्थक्वेक आएगा उसी समय आपका तेज आंधी चल जाए। मतलब जो यहाँ पे विंड लोड भी कंसीडर करते हैं वो ऐसे नॉर्मल वाला नहीं करते, वो करते हैं पिछले 50 साल के रिटर्न पीरियड में 3 सेकंड के लिए जो सबसे फास्ट इंटेंसिटी से जो विंड चली थी उस लोड को कंसीडर करते हैं। तो वो सिचुएशन और उसी टाइम पे अर्थक्वेक आ जाए, तो ये मतलब बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट फॉर फिनोमिना है। और अगर आप इन दोनों को साथ में कंसीडर करके डिजाइन कर भी लेते हो कि नहीं हम तो करेंगे, तो स्ट्रक्चर आपका बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिक टाइप का बनेगा। अनइकोनॉमिक का मतलब ये है कि आज की डेट में इकोनॉमी बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। उससे पहले जब आप देखते थे किले वगैरह जो बने हुए हैं, उनकी दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, तब इकोनॉमी इतना बड़ा फैक्टर नहीं था। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं डिजाइनिंग में, हम या तो इसको कंसिडर करते हैं, इसको करेंगे तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको करेंगे तो इसको नहीं करेंगे। तो इनके ये
तो स्ट्रक्चर क्या है, ये असेंबल कर दिया मैंने, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कर दिया, इनमें से लोड या उनके कॉम्बिनेशंस लग गए और उन लोड को स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सेफली अप टू द ग्राउंड में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो आप एक बार ये डायग्राम बनाओगे, मैं अपन डेफिनेशन लिखेंगे, फिर सेकंड डेफिनेशन अपन समझेंगे कि ये एनालिसिस क्या चीज है। उसके बाद में फिर हम बेसिक से सब्जेक्ट को फिर आगे स्टार्ट करेंगे। आपको जहां भी समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर लिख के उसकी जो अभी हम लोगों ने समझी चीज उसको एक लाइन में लिख लेते हैं डेफिनेशन, ताकि हमेशा के लिए हमारे लिए क्लियर होगा कि क्या चीज हम पढ़ क्या रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना आप। तो इसमें लिखना स्ट्रक्चर इज ए assembly of structure is a assembly of components in a structure is a assembly of component in a stable configuration structure is assembly of component in a stable configuration and used to support and used to support certain type of loads and used to support certain type of loads and their used to support certain type of loads and their load combinations, certain type of loads and their load combinations। इसमें और एक लाइन में लिखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर the main function of structure is to transfer the main function of structure is to transfer load acting is to transfer load acting upon it to the supports safely, to the supporting soil safely, ऐसे लिखना, to the supporting soil safely, to the supporting soil safely। तो इसका ये काम है कि ये जो भी लोड इस पे लगेंगे उनको फाइनली रेजिस्ट करते हुए सपोर्टिंग सोइल में सेफली क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन है स्ट्रक्चर का। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड है एनालिसिस। तो एनालिसिस वर्ड का क्या मतलब है और एनालिसिस कहाँ से आया है, तो एनालिसिस हम देखते हैं। तो एनालिसिस वर्ड जो है ना वो डिजाइन के साथ में है, मतलब जब भी डिजाइन होगी तो उसके साथ में एनालिसिस जरूर होगा। ठीक है, तो एनालिसिस कभी भी आपका सेपरेटली होने वाला प्रोसेस नहीं है। डिजाइन के लिए आपको दो प्रोसेस करनी पड़ेगी, पहले आपको स्ट्रक्चर को एनालाइज करना फिर उसको डिजाइन करना है। ठीक है, तो वहां से एनालिसिस आया है। जैसे आपने सोम पढ़ी होगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स आपने पढ़ी है, आपने उसमें बीम भी पढ़ा है। तो बीम जो आपने पढ़ा है, तो बीम में क्या होता है, आपको एक बीम दे करके उसमें स्पान में कुछ ना कुछ लोड लगा के आपको क्या बोलते हैं, आप क्या करते हो उसमें, फाइनल एंड रिजल्ट क्या होता है उस बीम का, क्वेश्चन होता है कोई भी, तो शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिर आपने उसी बीम पर एक डिफ्लेक्शन भी निकाला है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो एक स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है। ठीक है, स्पान क्या होता है, बीम का सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस। कोड ने फिर उसको अलग अलग तरीके से वैसे डिफाइन किया है कि हाफ ऑफ द डेप्थ मिला के, मतलब वो कोडल प्रोविजन है, बट अल्टीमेटली क्या है, सपोर्ट के बीच में जो मेंबर आ रहा है वो उसका स्पान है, मोटा मोटा अगर हम बोले। तो आपको एक स्पान देते थे बीम का, उसमें लोड लगा दिए जाते हैं,
यूडीएल लगा दिया, कंसंट्रेटेड लोड लगा दिया, फिर आप क्या करते हो उसका बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम बनाते हो। तो उसी से रिलेटेड हमारा मतलब वो ही एनालिसिस है एक्चुअल में। एनालिसिस क्या होगा कि जब हमने बोला है कि स्ट्रक्चर कंपोनेंट है या स्ट्रक्चर है, उस पर कोई लोड लग रहा है सर्टेन टाइप और उनके कॉम्बिनेशंस लग रहे हैं, तो एनालिसिस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एनालिसिस डिजाइन के साथ में होने वाली चीज है, और एनालिसिस में जब कोई सर्टेन टाइप ऑफ लोड या उनके कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर पे लग जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस लोड लगने के कारण उस स्ट्रक्चर के कंपोनेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्टडी को एनालिसिस बोला जाता है। और वो जो चेंजेस है वो हम दो फॉर्म में देखते हैं। एक तो हम देखते हैं इंटरनली क्या रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रेस कोफिशिएंट। इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप होते हैं वो हमारे बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और एक्सियल थ्रस्ट होंगे, और वो एक्चुअल में उनको कंबाइंडली बोला जाता है स्ट्रेस कोफिशिएंट्स। मतलब वो सारी चीजें इंटरनली डेवलप हो रही। तो दो फॉर्म में हम चेंज देखते हैं, एक तो देखते हैं स्ट्रेस कंपोनेंट्स और एक हम देखते हैं डिफॉर्मेशंस, लोड के कारण क्या डिफॉर्मेशंस आ रहे हैं। तो दोनों चीजें आपने सोम में की हुई है, वही चीजें यहाँ भी होगी, बट यहाँ पे वो जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, इसलिए सब्जेक्ट को अलग से बनाया। मतलब आप वही सोम का एक्सटेंशन चल रहा है, ठीक है। तो जब लोड लगाया तो लोड लगाने की वजह से स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उसकी स्टडी को एनालिसिस बोला जाता है। अब हम उस एनालिसिस वाली वैल्यूज के आधार पर क्या करने वाले हैं, वो डिजाइन है। तो हम क्या करते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो आपके स्ट्रेस कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, जैसे मेरे को बोल दिया कि इस बीम को डिजाइन करना है, ये बीम है, तो इसमें जो भी लोड आएंगे हम इसको लगा के देखेंगे और उसके लिए एनालाइज कर लेंगे क्या बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स आ रहा है, क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अब डिजाइन में आप क्या करने वाले हो कि हम उस स्ट्रक्चर कंपोनेंट के लिए एक ऐसा सुटेबल एरिया निकालेंगे। सुटेबल क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये उसकी बीम की विड्थ और डेप्थ। तो हम डिजाइन में क्या कर रहे हैं कि हम उस स्ट्रक्चर कंपोनेंट के लिए एक ऐसा सुटेबल एरिया निकाल के देंगे कि अब जो चेंजेस आएंगे वो विद इन दी परमिसिबल लिमिट हो। मतलब वो जो स्ट्रेसेस और जो डिफॉर्मेशन है वो परमिसिबल लिमिट में होनी चाहिए, और वो जो परमिसिबल लिमिट है वो आपको आईएस कोड से मिलेगी। और आईएस कोड अगर आप स्टील का सेक्शन डिजाइन कर रहे हो तो स्टील वाला आईएस कोड देखोगे, और अगर आप आरसीसी का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो तो आरसीसी वाला आईएस कोड देखोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है। तो देखो डिजाइन एक्चुअल में हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है। पहले आपके पास सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, आप अपने आइडिया से एक पर्टिकुलर साइज ऑफ कॉलम और बीम लेके स्टार्ट करते हो, ठीक है। मतलब एक्चुअल प्रोसेस ही है ये डिजाइन की। अगर और जब आपने लोड लगाया और लोड लगा के जब आपने एनालाइज किया, तो अगर जो डिफॉर्मेशन और स्ट्रेसेस को जो आपके कोडल प्रोविजन है उनसे एक्सीड कर रही है, जो कोडल प्रोविजन ने बोल दिया कि इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, तो उससे एक्सीड कर रही है, तो हम क्या कर देते हैं एरिया को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर एक्सीड नहीं कर रही है और जो आ रहे हैं डिफॉर्मेशन वो इतने कम आ रहे हैं, तो अब हमारा स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिक हो रहा है, तो हम थोड़ा एरिया को कम करके देख लेते हैं कि लगभग हमारी एफिशिएंसी, हमारी इकोनॉमी भी सेटिस्फाई हो जाए और हमारा स्ट्रक्चर भी क्या हो जाए, सेफ, ठीक है। तो जब भी डिजाइन होगी तो उससे पहले स्ट्रक्चर को एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो एनालिसिस और डिजाइन दोनों चीजें क्या होती है, साथ में होगी। पहले एनालाइज होगा स्ट्रक्चर, फिर क्या होगा, डिजाइन। एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, लोड लगाने के बाद में, लोड मैंने लगाई दी, इनमें से जो लोड या उनके कॉम्बिनेशन लगेंगे तो उसके कारण स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी स्टडी को स्ट्रक्चर एनालिसिस बोला जाता है। दो फॉर्म में हम चीजें निकालते हैं, स्ट्रेस कोफिशिएंट और डिफॉर्मेशंस, ठीक है। और उन डिफॉर्मेशन स्ट्रेस कोफिशिएंट्स के ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा सुटेबल एरिया देंगे कि अब जो डिफॉर्मेशंस और स्ट्रेस कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो विद इन दी परमिसिबल लिमिट आए, ठीक है। तो वहां जाकर के वो डिजाइन आपकी कंप्लीट होती है। तो आपको स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, इसलिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को एनालाइज, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हम एनालिसिस वाला पोर्शन पढ़ेंगे इसमें। फिर जब आपके दो सब्जेक्ट हैं, डिजाइन ऑफ रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर और एक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसमें फिर आप डिफरेंट मटेरियल के लिए आरसीसी में आरसीसी वाले मटेरियल के लिए डिजाइन पढ़ते हो और स्टील में स्टील के लिए, ठीक है। तो अब हम इस सब्जेक्ट में स्टार्ट करते हैं। अब हमारा यहाँ तक का क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या होता है, क्या करना होता है स्ट्रक्चर को, क्यों हम पढ़ रहे हैं, बाद में हम क्या करने वाले हैं। तो वो सारी चीजें आपकी काफी कुछ मतलब मोटी मोटी क्लियर होगी हुई कि क्लियर। सुबह जल्दी बुलाने की वजह से मुंह बिगड़ रहा है, सब्जेक्ट बेकार है, या मेरी शक्ल समझ में नहीं आ रही। तो अभी हम कुछ बेसिक देखेंगे स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस के उनके कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस हम उनको बेसिक को बनाते बनाते हम आगे की तरफ स्टडी को प्रोसीड करेंगे। तो उसमें फर्स्ट वाला जो बेसिक है, जो पूरे स्ट्रक्चर का सबसे मेन बेसिक है, अगर आपको वो चीज यूज करनी आ जाती है, अगर आप उसको यूटिलाइज करना सीख जाते हो, तो फिर आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी, ठीक है।
तो उसमें जो सबसे पहले वाली चीज है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम सबसे पहले कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, अब इसको दो टाइप से देखेंगे कि अगर कोई स्ट्रक्चर टू डायमेंशनल है जो कि हम बोर्ड के प्लेन में बनाते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस आएंगी, और कोई स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल है, जो जनरली तो स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल ही होता है, तो उस केस में क्या हमारी कंडीशंस आएगी। तो पहले 2D के लिए देखेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और हमने शुरू में देख लिया कि हमारे जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसे होने चाहिए, स्टेबल। हम अनस्टेबिलिटी की हमारे सिविल इंजीनियरिंग के की स्टडी में किसी भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर की कोई जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। जो आपने कंपोनेंट लगा दिए, अगर वो अपनी जगह से हट के कहीं जा रहा है तो उसका कोई जो फंक्शन है वो उसको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाएगा। सॉरी। अब देखो, इसमें पहले हम ये देखेंगे कि किस तरफ किस डिफॉर्मेशन और किस तरह के मूवमेंट के कारण इसमें अनस्टेबिलिटी आ सकती है। उल्टा चलते हैं, और क्या हम करें कि वो अनस्टेबिलिटी को हटा दें हम, और वो जो उसके लिए जो आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी वही हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती चली जाएगी। ये रहेगा। अब आप इसको देखोगे, अब मैं इसमें एक चीज और कर देता हूँ कि ये और ये दो एक्सिस हैं इसकी, y एंड x, ठीक है। सबसे पहले इसका किस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है, कहां जा सकता है ये। अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या, अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया, ठीक है, तो किधर जा सकता है ये x में चला जाएगा, ठीक है। पहला अगर हम देखें, हम एक एक करके चलेंगे फिर उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो ये x में चला जाएगा। अब x में अगर ये जा रहा है तो इसके लिए आपने क्या करा, मतलब कैसे जाएगा, आप उसको x डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा दोगे तो चला जाएगा। तो जैसे मैंने यहां से कोई फोर्स लगा दिया, जैसे मैंने फोर्स लगाया तो वो आगे सरक गया, ठीक है। अब अगर किसी ने इधर से भी फोर्स लगा दिया, किसी ने इधर से भी फोर्स लगा दिया, अब इसके एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स लगे हुए हैं। अब अगर ऐसा होता है कि ये वाला फोर्स ज्यादा है उस वाले से, तो उधर चला जाएगा, वो वाला ज्यादा है इससे तो इधर आ जाएगा, दोनों बराबर है तो अपनी जगह पे बना रहेगा, ठीक है। तो हम तो यही चाहते हैं कि फोर्स भले लग जाए लेकिन ये अपनी जगह पर क्या रहे, बना रहे। तो वो जो फोर्सेस लगेंगे वो सारे इस तरीके से अपने आपको सेटल कर ले कि उनका जो हम एल्जेब्रिक सम ले, एल्जेब्रिक सम का मतलब मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो एक को तो प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस देना पड़ेगा। कोई इधर से धक्का दे रहा, कोई उधर से दे रहा, तो जो ज्यादा अच्छे से धक्का देगा उधर ही तो जाएगा। तो ये इन दोनों में से जो फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ चला जाएगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि अपनी जगह पर बना रहे, ठीक है। तो ये अपनी जगह पर अगर एक्स डायरेक्शन में बना रहेगा, अनस्टेबिलिटी नहीं लाएगा उस डायरेक्शन में, तो वो तब पॉसिबल है कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो अल्जेब्रिक सम है, अल्जेब्रिक सम का मतलब डायरेक्शन के हिसाब से हम साइन ले रहे हैं, जो अल्जेब्रिक सम है वो मिला मिलू करके क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो वो मिल करके अगर जीरो हो जाता है तो ये अपनी एक्स डायरेक्शन में तो ये हमेशा क्या रहेगा, स्टेबल। तो पहले वाली कंडीशन है समेशन एफ एक्स जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का अल्जेब्रिक सम जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो। सेम यही चीज आपकी वाई में भी हो सकती है। यहां से एक लगा दिया मैंने Fy1, Fy2। तो इसमें क्या होगा कि ये अगर ये ज्यादा है तो नीचे आ जाएगा, ये वाला ज्यादा तो ऊपर चला जाएगा, दोनों बराबर हैं। ऐसे 10 फोर्स लग जाए, भले 5 ऊपर लग गए 5 नीचे लग गए, या 4 ऊपर लग रहे हैं 6 नीचे लग गए, लेकिन क्या होना चाहिए कि वो जब हम उनको जोड़ें तो मिला करके क्या होंगे, वो जीरो आ जाए, ठीक है। तो
वो जो y डायरेक्शन में अगर इसका कहीं मूवमेंट नहीं होगा तो वो होगा समेशन ऑफ एफ वाई 0। अब बची एक कंडीशन और है। अब क्या होगा कि ये रोटेट होगा, तो रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट पॉसिबल है कि, मतलब ये 2D है, तो कौन सी वाली एक्सिस है जिसके अबाउट हम इसका रोटेशन देखें और उसको फिर बाद में जीरो कर दें। मतलब इसकी अनस्टेबिलिटी डिफॉर्मेशन के कारण तो दो ही डायरेक्शन में आ सकती थी, ऐसे जा सकता था और ऊपर। बाहर आने का मतलब तो ये कि प्लेन से बाहर आ गया, तो ये तो तो हमारा क्या है, ये 2D है, 2 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल वाला मूवमेंट तो इसमें होगा ही नहीं। अब बात करते हैं हम इसके रोटेशन की। अब एक अनस्टेबिलिटी और बची है जो इसके रोटेशन के कारण आ सकती है कि ये रोटेट हो रहा है। तो वो कौन सी वाली एक्सिस है जिसके अबाउट हम इसको रोटेट करके देखें कि ये बोर्ड के प्लेन में रोटेट होता रहे। फिर हम क्या करेंगे, उस एक्सिस कौन सी वाली, जेड, जेड एक्सिस की अबाउट जो रोटेशन है उसमें ये बोर्ड के प्लेन में रोटेट करेगा। जैसे मैं अगर बोलूं वाई एक्सिस, तो ये हम मेरा वाई एक्सिस है, उसके अबाउट रोटेट करने का मतलब तो ये है कि ये बाहर आ रहा है। अबाउट रोटेट होने का मतलब वो एक्सिस तो कांस्टेंट रहेगी और उसके अबाउट आप क्या करोगे, घूमोगे। ठीक है, जैसे एक पेड़ पे रस्सी बांध के आपने उसके अबाउट, उसके आसपास चक्कर लगा दिया, तो पेड़ तो एक्सिस हो गया और आप उसके अबाउट क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। तो उसी तरीके से ये मेरा फिक्स है, इसके अबाउट रोटेशन अगर देखूं मैं वाई के अबाउट, तो हम बोर्ड के प्लेन से बाहर आ गए, जो कि हमारे लिए अलाउ नहीं है। एक्स के अबाउट देखूंगा तो भी बोर्ड के प्लेन से बाहर आ चुके हैं। अब बचा जेड, जेड के अबाउट इस तरीके से घूमेगा। इस तरीके से कैसे, जैसे यहाँ है ये एक्सिस, मैंने यहाँ ले ली तो इसमें ये कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसे चला गया। इस तरह के मोमेंट होते रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी कंडीशन पर, ऐसे घूम सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो रोटेशन देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स नहीं होगा, वो होगा एक्सिस के अबाउट मोमेंट। तो किस एक्सिस के अबाउट 2 डायमेंशनल में रोटेशन पॉसिबल है, वो है जेड के अबाउट। तो जो mz होगा, अब कोई ऐसे घुमा रहा है, कोई ऐसे घुमा रहा है, तो जो ज्यादा घुमाएगा उस तरफ घूम जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि कोई रोटेशन ही ना हो, तो क्या हो जाएगा, जो दोनों, कोई जो ऐसे मोमेंट लग रहा है एक्स के अबाउट, जेड के अबाउट, और एक जो ऐसे लग रहा है, ऐसे भले ही 10-12 लग रहे हो, लेकिन उन सबका जो एल्जेब्रिक सम है वो मिला करके क्या हो जाएगा, 0। तो तीसरी वाली जो कंडीशन है वो है समेशन ऑफ, तो ये 2D के केस में हमारे पास 3 कंडीशंस आई। 2 डायमेंशनल के केस में अगर हम 2D स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास कितनी है, 3। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल में कितनी होनी चाहिए, 6। जैसे ये है, अब ये 3D है, एक्स वाला मूवमेंट अगर होता है और उसको अगर हम रोक देते हैं तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम है वो क्या हो जाएगा, 0। तो वो एफ एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब यहां पर ये वाला मूवमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनका अलजेब्रिक सम 0। तो एक तो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड हो गया। अब एक्सिस देखो आप, तो इससे मैं एक्सिस बताऊंगा। जैसे ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ पर मेरी वाई एक्सिस है, इसके अबाउट अगर रोटेट करना है तो ये ऐसे जा रहा है, एक्सिस कांस्टेंट होगी और ये रोटेशन है। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वाई एक्सिस के अबाउट जो आपका मोमेंट लगेगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है उनके जो एल्जेब्रिक सम है वो क्या हो जाएंगे मिला करके, 0। तो समेशन ऑफ एम वाई 0। ठीक है, उसके बाद में अब आया आपका एक्स एक्सिस, एक्स मेरा यहाँ पर है, ये वाला जो मोमेंट हो रहा है, ये ऐसा जो घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्स थीटा एक्स है, और थीटा एक्स को रोकने के लिए, मतलब इस थीटा एक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो एक्स के अबाउट मोमेंट लग रहे होंगे। तो ऐसे मोमेंट जितने भी लग रहे हैं और उन सबका समेशन जो है वो मिला करके 0 हो जाए, तो वो हमारे एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंट नहीं होगा। तो समेशन ऑफ एम एक्स भी 0 हो गया, समेशन ऑफ एम वाई भी 0 हो गया। और जेड वाला तो आपको पता ही है, ये एक्सिस है जेड वाली और ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो समेशन ऑफ एम जेड भी 0। तो जितने पॉसिबिलिटीज थी वो सारी हमने कंसीडर कर ली 3D में, और वो सब मिला करके क्या हो गई, 0 हो गई। तो 3D के केस में जो आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस आएंगी
वहां आएगी नंबर ऑफ 6। अब ये ऐसे ऑब्जेक्टिव बड़े इजी से ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं कई बार कि इन ए 2D स्ट्रक्चर नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस, तो 3 और इसमें 6, तो फर्स्ट, और इनके फिर आगे यूज भी है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, दूसरा हो जाएगा समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, तीसरा होगा एफ जेड जीरो, फोर्थ हो जाएगा समेशन ऑफ एम एक्स जीरो, एम वाई जीरो, एम जेड जीरो। तो 6 नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस, 6 numbers of static equilibrium condition for 3D structure। तो ये पहला बेसिक है, इसको आप लिख लो। इसके बाद में हम देखेंगे सपोर्ट्स कितने तरह के अवेलेबल है, उनमें कितनी रिएक्शंस आती है, फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर हमारे पास कौन कौन से तरह के अवेलेबल है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ सपोर्ट्स। सपोर्ट के टाइप्स लिख लिया ना ये तो। सपोर्ट में ये चीजें आपको ध्यान होंगी, तो आप डायरेक्टली बता भी सकते हो। पहला वाला सपोर्ट देख रहे हैं हम, फिक्स्ड। पहला वाला सपोर्ट हम देख रहे हैं फिक्स सपोर्ट। फिक्स्ड का मतलब ये है, फिक्स वर्ड से पता चल रहा है कि आपने किस चीज को पूरा क्लेम कर दिया, एक जगह रोक दिया। तो अभी ऐसा कुछ मैं बना रहा हूं, और उसमें सबसे पहले देखेंगे 2D। 2D फिक्स सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट है, और ये वाला एंड है फ्री। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि देखो अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो ये आ चुका है, वो कंडीशंस हमने पढ़ ली, तो इसका मतलब ये कि वो हमेशा सेटिस्फाई रहेंगी। 2D में जो भी कोई स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, जब तक मैं स्पेसिफाई नहीं कर दूं, कुछ हम देखेंगे अनस्टेबिलिटी किस तरीके से आ सकती है। बाकी उसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाएंगे, अपन लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे, उसमें 2D अगर है तो समेशन एफ एक्स, एफ वाई और एम जेड ये सब फुलफिल कर रहा है, मतलब ये जीरो हो रहा है मिला के। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि देखो दो एंड है इसके, ये फ्री है और ये फिक्स सपोर्ट है यहाँ पर। तो हम रिवर्स स्टडी करने में ज्यादा बिलीव करते हैं कि हम देखते हैं क्या चीज हो जाती है और किस चीज को फिर आपने होने दिया या रोक दिया, या फिर और क्या हो रहा है। जैसे हमने पहले यहाँ देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, और हमें उस पॉसिबिलिटी से क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको कैसे रोकेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने कंडीशंस बना ली। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि ये जो 2 डायमेंशनल में एक जॉइंट है, अब देखो हमने स्टार्टिंग में अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेबल अनस्टेबिलिटी का मतलब देखा था कि कोई चीज उठ करके चली जाए कहीं, वो हमारे लिए अलाउ नहीं है। बट ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट में, ये जो जॉइंट है ये 2 डायमेंशनल है, तो इस जॉइंट में 3 तरह के डिफॉर्मेशन हो सकते हैं। 3 तरह के कैसे होंगे कि आप, मैं इसको इधर से कहीं खींच दूं, तो इसमें खिंचा हुआ जाएगा कोई डेल्टा एक्स का। अगर यहाँ पर कोई लोड लग रहा है, आपने लोड लगा के पढ़े हैं आपने, जैसे आपने ऐसे लोड लगा दिया, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ, तो उसी में ही ये वाई में भी चला गया, और जो आप थीटा निकालते थे वो आपका थीटा थे, एक्स, डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा वाई हो गया, थीटा जेड हो गया। तो अगर इस जॉइंट को मैं फ्री छोड़ दूं, फ्री छोड़ने का मतलब मैं उस पर सपोर्ट नहीं लगाऊं,
तो वो तीन चार तरीके के उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएंगे। और ये जो डिफॉर्मेशन है ये अनस्टेबिलिटी से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अनस्टेबिलिटी का मतलब तो ये होता है ये सपोर्ट के साथ में पूरा का पूरा उठ करके कहीं चला जाए, उसे अनस्टेबिलिटी बोलते हैं। और ये जो डिफॉर्मेशन हो रहे हैं ये सब हमारे इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, लोड हटाते ही ये क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इनसे तो हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमें इशू किससे है कि ये पूरा पोर्शन उठ करके ही चला जाए कहीं, हमें इससे इशू है, ठीक है। ये चीज समझना भी जरूरी है कि अनस्टेबिलिटी वाले डिफॉर्मेशन क्या है और ये वाले जो हम जिनको हम आगे पढ़ेंगे या इनको एनालिसिस करेंगे वो क्या चीज है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से ये मेरा ये है, इसको मैंने यहाँ से रोक दिया, अब लोड लगेगा ना तो सिर्फ ये पॉइंट थोड़ा सा आगे जाएगा और लोड हटाते अपनी जगह आ जाएगा, ये नीचे जाएगा फिर अपनी जगह आ जाएगा, ये रोटेट होगा लोड हटाते फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अनस्टेबिलिटी तो ये होती है कि ये उठ करके इधर चला गया, उन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये जो जॉइंट फ्री था वो तीन बार तीन चार चीजें उसमें हो रही हैं, तीन चीज, हाँ 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 हाँ, नीचे से फिक्स, हाँ हाँ, मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, होंगे ना, वो तो होंगे। हाँ, वो जब अनस्टेबिलिटी आगे हम देखेंगे वो दो तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल के कारण और एक होती है इंटरनल के कारण, ठीक है। तो इंटरनल मेंबर में एक आध मेंबर कम पड़ जाता है तो भी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो आगे अभी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के दो टाइप होंगे, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। तो अनस्टेबिलिटी जो है ना दो कारणों से होती है, एक्सटर्नल लोड के कारण और इंटरनल मेंबर की डिफिशियंसी के कारण, वो देखेंगे, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार ये डाउट हो जाता है बच्चों का कि सर जब आप बोल रहे हो कि इधर इस वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसका जो एक्स में जाना और इसका इस पॉइंट का एक्स में जो डिफॉर्मेशन होना है वो किस तरीके से अलग है, मैं तो ये समझा रहा हूँ। वो तो देखेंगे हम, वो कोई ऐसे डाउट नहीं रहेंगे आपके, ठीक है। तो अब क्या कर दिया, ये तो फ्री था तो इसमें तीन चीजें होगी। अब अगर मैं किसी भी एक तरह के डिफॉर्मेशन को होने से रोक देता हूं, ठीक है, तो अगर मैं किसी भी एक तरह के डिफॉर्मेशन को होने से रोकूंगा तो क्या होगा कि जब भी न्यूटन का थर्ड लॉ से अगर हम देखेंगे तो कोई भी आप काम करते हो तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो वो जो क्रिया की प्रतिक्रिया है, अब यहाँ पर तीन पॉसिबल थे तो हमने तीनों को यहाँ पर आकर के क्या कर दिया, फिक्स सपोर्ट का क्या काम है, वो किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन को अलाउ नहीं करेगा। तो वो जो तीन तरह के डिफॉर्मेशन जो होते इधर जो हो ही रहे और यहाँ फ्री नहीं है, यहाँ पे कैसा वाला सपोर्ट है, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड होने के कारण जो तीन तरह के डिफॉर्मेशन आपने रोके हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर उतनी नंबर ऑफ रिएक्शंस आपकी क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने ऐसा सपोर्ट लिया जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं है, फिर अगले वाले पे आएंगे जिसमें एक तरह का अलाउ है, फिर उससे अगले वाले पे आएंगे फिर दूसरा अलाउ है। तो उस तरीके से फिर आप देख करके कि इसके कंपैरिजन में अगला जो बनाएंगे उसमें आप देख लोगे कि कौन सी चीज अलाउ है, तो वो जो चीज आपने होने दे दी मतलब उसके लिए कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, और जो चीज आपने रोक दी तो उसके लिए रिएक्शन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 2D है, पहले हम बात करेंगे टू डायमेंशनल फिक्स सपोर्ट की। तो 2D के केस में हमने तीन डिफॉर्मेशन देखे ही हैं, उन तीन डिफॉर्मेशन के कारण जो रिएक्शंस आएंगी वो भी हमारी कितनी आ जाएगी, तीन। तो एक आ जाएगी ये वाली आर, इसको मैं ए बोलूं बी बोलूंगा तो आर ए वाई, एक आ जाएगी एक्स डायरेक्शन में आर ए एक्स, और एक आ जाएगी एम ए जेड। तो कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगी, थ्री नंबर ऑफ रिएक्शंस। फिर इसके 3D सपोर्ट की बात करते हैं। ये तो 2D है, 3D में क्या होगा, वो जो फ्री जॉइंट होगा उसमें कितनी जगह डिफॉर्मेशन हो सकता होगा। ये है तो ये इधर चला गया कोई, तो एक्स नीचे आ गया तो वाई वाला इधर आ गया, तो जेड वाला डिफॉर्मेशन तो हो गया। फिर रोटेशन की बात करेंगे तो इधर चला गया तो ये एक्स वाला थीटा, वाई के अबाउट अगर आप देखोगे तो ये वाई वाला थीटा, और जेड वाला ये वाला है ही सही। मतलब इसको देखना, इस पॉइंट को देखना, या तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये है यहाँ पे फिक्स हो गया, ये पॉइंट देखना है, ये इधर चला गया तो एक्स, ये नीचे आ जाता है तो वाई, और ये उधर चल जाता है तो जेड। तो डेल्टा 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 ही हो गया। उसके बाद में ये ऐसे घूम के जो नीचे आएगा तो उसके साथ में एक थीटा भी आएगा। तो कौन सी वाली एक्सिस के अबाउट घुमा है ये ऐसे जो हुआ है जेड के अबाउट, तो थीटा जेड।
ऐसे जो होके बाहर आया है वाई के अबाउट, और ऐसे कोई इसको ट्विस्ट कर जाए एक्स के अबाउट, तो तीन थीटा, तीन डिफॉर्मेशन। और तो फिक्स का क्या करेगा, फिक्स उन सभी तरह के डिफॉर्मेशन को आकर के क्लैम्प कर देगा, रोक देगा। तो अगर वो रोक रहा है तो वहां पर, अब यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी, थ्री डायमेंशनल में 6, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी हमारी फिर 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगी 6, नंबर ऑफ रिएक्शंस। और वो क्या हो जाएगी, जैसे अगर यहाँ पे लिखा तो एक और आ जाएगी आर जेड, यहाँ पर एक आया एम ए जेड, तो ऐसे एम ए एक्स और एम ए वाई। तो 3D फिक्स सपोर्ट में 6 नंबर ऑफ रिएक्शंस, 2D फिक्स सपोर्ट में 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, आगे हमें क्या काउंट करना पड़ेगा इनको, तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। दूसरा वाला है बी, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट के केस में हिंज सपोर्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, इधर अब मैं इधर आगे कुछ भी हो सकता है, मतलब मैंने ये जनरलाइज बना दिया, हम इसको देखेंगे। इसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि इसमें इस वाले पॉइंट पर जो रोटेशन होगा जेड के अबाउट, उसको हमने होने से रोका ही नहीं है, उसको हमने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। तो जो चीज आपने अलाउ कर दी उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं आएगी। तो अब दो चीजें लेकिन फिर भी रुकी हुई है इसके कंपैरिजन में, कि ना तो ये एक्स में कहीं जा सकता है ना वाई में, तो वो रिएक्शंस जो हो जाएंगी वो हमारी एमजेड वाली तो एलिमिनेट हो जाएगी, और बची हुई कितनी आएगी, आर एक्स और आर ए वाई। आर ए वाई। और 2D में अगर बात की जाए तो हमारे पास दो नंबर ऑफ रिएक्शन है, और 3D में बात की जाए, 3D, अब देखो 3 डायमेंशनल में यहाँ कितनी थी, 6, 6 में से 3 तो डेल्टा वाली, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, और 3 आपकी थीटा वाली। तो इस हिंज की प्रॉपर्टी होती है कि ये रोटेशन को अलाउ कर देता है। तो जैसे यहाँ पर एक रोटेशन था तो वो वाली रिएक्शन हटा दी, बाकी डेल्टा एक्स डेल्टा वाली कंसीडर कर ली। यहाँ 3 रोटेशन है, यहाँ पर इन 6 में से, इन 6 रिएक्शन में से 3 तो कौन सी है, रोटेशन वाली, जिसके लिए जो रिएक्शन डेवलप होगी वो मोमेंट वाली होगी, एम एक्स एम वाई एम जेड। तो क्या कर दिया कि उन 3, वो ये रोटेशन को तो अलाउ करेगा, यहाँ पर एक था तो एक को अलाउ कर दिया, 3 डायमेंशनल में 3 है तो तीनों तरह के रोटेशन को अलाउ कर देगा। अब क्या बचा, तो अब बचे हुए हैं हमारे डेल्टा, और डेल्टा में अब 3 डायमेंशनल में 3 तरह के डेल्टा होंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और थीटा जेड, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। और उनके लिए रिएक्शन क्या आ जाएगी, उनको रोकने के लिए आर एक्स आर वाई और आर जेड। तो 3 डायमेंशनल हिंज सपोर्ट जो है उसमें कितनी रिएक्शन हो रही है, 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, फिर इसी में तीसरा वाला आता है रोलर रोलर सपोर्ट। रोलर में फिर क्या करा कि एक डिफॉर्मेशन और अलाउ कर दिया, रोलर में एक, अब आप यहाँ रिएक्शन लिख भी लो कभी ध्यान रहे तो, कि ये जो 3 आ रही है वो कौन सी आ रही है, आर ए एक्स, मैं अगर उसको ए पॉइंट ही बोल दूं, आर ए एक्स आर ए वाई और आर ए जेड। और यहां जो 6 आ रही है, जेड एम ए एक्स जेड। ठीक है, वहां 3 हो गई, इनको तो हम ड्रॉ कर ही रहे हैं यहाँ पर। ये वाला आया, अब इसमें क्या कर दिया कि इससे पिछले वाले के कंपैरिजन में एक डिफॉर्मेशन को और अलाउ कर रखा है, वो कौन सा वाला है, ये इधर आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, तो रोटेशन तो पहले से अलाउ है, वो हिंज वाले में ही तो मॉडिफाई किया है, रोटेशन अलाउ है फिर ये भी अलाउ कर दिया। तो इस केस में तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का डिफॉर्मेशन बचा है जो कि हमने रोका नहीं है, जो कि हमने
अलाउ नहीं किया, मतलब जिसको हमने रोक दिया, तो वो एक ही डिफॉर्मेशन कौन सा है, वाई डायरेक्शन में जो आपका ये मूवमेंट होगा। तो आर ए वाई, तो इसके जो 2 डायमेंशनल है उसमें 1 नंबर ऑफ रिएक्शन, और जो 3D है, अब देखो इसका 3D में हम वैसे तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, बट उसको थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो हिंज है तो रोटेशन वाली तो रिएक्शन नहीं आएंगी, रही बात आर एक्स आर वाई और आर जेड की, ठीक है। तो जैसे आप कूलर का जो स्टैंड होता है जिसपे आप मूवमेंट करते हैं, तो उसमें ये वाला मूवमेंट भी हो जाएगा, ये वाला मूवमेंट भी हो जाता है, ठीक है। जो मूवमेंट आपका नहीं होगा वो होगा वाई डायरेक्शन वाला। तो सेम उसी तरीके से इसका 3D रोलर सपोर्ट होता है। तो हिंज होने के कारण ये जो गोला यहाँ बन गया, ये तो ऐसा बोल रहा है कि रोटेशन तो आएगा ही नहीं किसी भी हालत में, वो पहले वाले का ही मॉडिफिकेशन है, तो वो वाली रिएक्शंस तो नहीं आएंगी। मतलब अब या तो इनमें से कोई एक हटानी पड़ेगी या कोई एक पॉसिबल होगी। तो वो कौन सी पॉसिबल होती है, जैसे वो जो कूलर का स्टैंड है वो एक्स में भी चला जाएगा, जेड में भी जा रहा है, जो वाई वाला मोमेंट है वो नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका कुछ होता है। तो इसका जो 3 डायमेंशनल रोलर सपोर्ट है उसमें भी एक ही रिएक्शन आती है, और वो आती है आर वाई, ठीक है। रोटेशन वाली तो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो तो पहले से हटी हुई है ना, उस हिंज का ही तो मॉडिफिकेशन ही है कि हमने और डिफॉर्मेशंस को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। तो कितनी रिएक्शन आएगी 3D में भी, इसमें एक ही रिएक्शन आती है, और वो कौन सी वाली होगी, आर ए वाई, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत इधर ये वाली चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती है। एक डी टाइप का और सपोर्ट आता है हमारा, जिसको हम या तो स्लाइडर बोलेंगे, गाइडेड रोलर। स्लाइडर या फिर गाइडेड रोलर, ये 2 टाइप से बन सकता है। या तो ये है, और एक और टाइप है इसका, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें ये देखना पड़ेगा आपको कि फिक्स वाले के कंपैरिजन में कौन सा वाला डिफॉर्मेशन यहाँ पर होने दे दिया आपने। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाई वाले डायरेक्शन में ये जा सकता है, लेकिन एक्स में भी नहीं जाएगा, और कोई वो हिंज वाला डायग्राम नहीं है, तो ये यहाँ पर ये रोटेशन को भी रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब फिक्स से कंपैरिजन करते हैं हम। तो सारी चीजें फिक्स में 3 तरह के जितने भी अवेलेबल थे वो सारे आपके क्या थे, रिस्ट्रेन। तो वहां पे 3 रिएक्शन आ गई, उसमें से यहाँ देखेंगे तो कौन सा वाला अलाउ है, एक अलाउ है वाई वाला, बाकी 2 तो क्या है अभी भी रिस्ट्रेन है, तो वो वाली क्या आ जाएगी, रिएक्शन आ जाएगी। तो वो कौन से वाले हैं, एक तो आर ए एक्स और एक एम ए जेड। तो कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन आई, 2 ऑफ रिएक्शंस। इसमें देखोगे तो यहां पर क्या कर दिया कि वो जो y वाला अलाउ था इसमें, उसकी जगह y वाला तो रोक दिया, लेकिन अब क्या कर दिया, x वाला अलाउ कर दिया। तो यहां भी नंबर ऑफ रिएक्शन तो आपकी 2 ही आएगी, आर ए वाई एम ए जेड। तो 2 नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑफ रिएक्शंस। ये सारी इसके 2 डायमेंशनल के लिए बात हो रही है, ठीक है। अब देखो इन सपोर्ट्स का जो 3D है, इन सपोर्ट्स का जो 3D है वो जनरलाइज 3D नहीं होगा। मतलब वो हमें अभी देखो 3D में क्या हो जाएगा, इसमें जैसे ये वाला अलाउ कर रखा था एक्स वाला, ठीक है। अब 3D में वो जो जेड वाला है वो अलाउड है या फिर नहीं है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी क्या होगा 3D की अगर हम बात करें तो मोमेंट
जो आपका रोटेशन है वो तो इसने रोक ही दिया पूरा, तो वो रिएक्शंस तो आनी ही है। ठीक है, और यहां देखने से पता चल रहा है कि एक्स वाली भी रिएक्शन आपकी आएगी। ठीक है, तो वो जो जेड वाला जो मोमेंट है और जेड वाला जो डिफॉर्मेशन है वो होगा कि नहीं होगा वो हमें पता नहीं चलेगा। मतलब वो जनरलाइज हम नहीं बोल पा रहे। जनरलाइज का मतलब जैसे यहाँ बोल दिया ना कि एक ही आएगी, ऊपर बोल दिया कि भाई 3 आएगी, तो वो चीज हम यहाँ क्लियरली नहीं बोल पाते, इसलिए इसका मतलब 3D वाला पढ़ा नहीं जाता, 2D वाले ही हम देखते हैं। जनरल नहीं है, जनरल का मतलब कि फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं बता पाएंगे जब तक आपको बोला नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसका 3D बोलूं तो इसमें एक्स वाला तो है लेकिन अभी वाई वाला अलाउड है, लेकिन जेड वाला अलाउ है या नहीं है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन मोमेंट वाली जो है वो तीनों रिएक्शन तो फिर भी आएंगे। तो इसका कोई 3D ऐसा जनरलाइज नहीं होता। जनरलाइज का मतलब कि हम फिक्स बोल दें कि इतनी रिएक्शन आएगी। ठीक है, 2D में लेकिन फिक्स है कि इसमें भी दो है उसमें भी दो है, लेकिन इसकी दो थोड़ी, इसकी दो में एक जो फोर्स वाली रिएक्शन है वो अलग है और इस वाले में फोर्स वाली अलग है। ठीक है, तो ये 4 तरह के सपोर्ट है जो अब आगे पढ़ने वाले हैं या हमारे आगे काम आएंगे, और उनकी रिएक्शंस को हमें काउंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें इजी सा है, जैसे फिक्स है तो 2D में 3, 3D में 6, आपको कुछ पहले भी ध्यान होगा। हिंज में हम क्या करें किया हमने कि फिक्स के कंपैरिजन में हिंज सपोर्ट पे आते ही हमने क्या कर दिया, रोटेशन को अलाउ कर दिया, तो वो वाली सारी रिएक्शन हट गई। फिर उससे जब हम रोलर पर आए तो उसमें क्या करा कि वो रोटेशन तो अलाउ था ही सही, साथ के साथ एक एक्स डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन है उसको भी क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, तो वो और हट गई। यहाँ हमने देखा तो फिक्स से हमने कंपेयर कर लिया, तो फिक्स के कंपेरिजन में इस वाले में वाई वाला अलाउ है तो वो रिएक्शन हटा दी, और फिक्स के कंपेरिजन में इसमें एक्स वाला अलाउड है तो वो वाली रिएक्शन हटा दी। ठीक है, तो फिक्स के कंपैरिजन में हमने ये सारी चीजों को देखा है। हम्म, नहीं